नमस्कार। इन खबर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। कल भारत की आज़ादी का 71वां सालगिरह है और भारत को आज़ाद हुए 72 साल पूरे हो जाएंगे। जो आज की लाइव का एक विषय है वो बहुत ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय है, इतिहास के रूप से संवेदनशील विषय है कि भारतीय आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसे इस समय देश में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा वहाँ से प्राप्त करती है। तो भारतीय आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या रोल रहा और भारत की आज़ादी के इतिहास जो लिखे गए हैं, इतिहास की जो किताबें हैं, उसमें RSS के पन्ने क्यों नहीं मिलते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हैं। अवधेश जी से हम इस बात को समझते हैं कि इतिहास के किताबों में RSS आज़ादी की लड़ाई में गायब सा क्यों? देखिए, इसका उत्तर तो मूलतः उनको देना चाहिए जो लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भारत की आज़ादी के इतिहास का केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं, अनेक वो पन्ने नहीं हैं जिनमें छोटी छोटी जगह पर क्रांतिकारियों ने, छोटे किसान मजदूरों ने, उन सब ने किया, उसको आज तक ढूंढा नहीं गया है। यहाँ तक कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो गुमनाम देशभक्तों का आंदोलन था। कहां कहां पटना में जो है 5 दुसाध तारी पी रहे थे, उन्होंने कैसे अंग्रेजों को मारा, वो छात्र कौन थे जो उन्होंने वहां तिरंगा लगाया, कौन उसके इतिहास को ढूंढ रहा है। इसलिए आजादी के बहुत सारे पन्ने अभी आजादी की लड़ाई के, खासकर अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के बहुत सारे पन्ने ढके हुए हैं। देखिए, जब ये प्रश्न बार बार उठा है लंबे समय से देश में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि इस देशभक्ति का दावा करता है, जो कि भारत को भारत बनाने का दावा करता है, जिसका राजनीतिक दल इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, अलग अलग संगठन है, तो वो प्रश्न उठाते हैं कि आखिर आजादी की लड़ाई में उसका क्या योगदान था। ये मेरे और मेरे जैसे अनेक शोध करने वाले, पढ़ने लिखने वालों के सामने आता है। तो मैंने इसकी छानबीन की कोशिश की, तो ऐसी पुस्तकें बहुत कम उपलब्ध हैं जिनमें थोड़ा बहुत वर्णन आपको मिलेगा। हालांकि महाराष्ट्र के वहां अगर आप शोध करेंगे तो कुछ चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन उस रूप में नहीं उपलब्ध है जिस रूप में होनी चाहिए। उसका एक पहला कारण तो यह है कि संघ की स्थापना ही 1925 में हुई। आजादी की लड़ाई 1925 से आरंभ तो हुई नहीं, किसी संगठन के बनने में समय लगता है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में संगठन बन जाता है। और संघ ने, जो मैंने पढ़ा है, संघ ने निर्णय किया कि संघ प्रत्यक्ष रूप से स्वयं किसी आंदोलन में भाग नहीं लेगा। संघ कार्यकर्ता बनाएगा अपने, जो अलग अलग जगहों पर जाके वो काम कर सकते हैं, वो जो भी चाहे कर सकते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, वो एक क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति थे। वो कोलकाता में जब उनको ये मालूम हुआ कि वहां अनुशीलन समिति सबसे बड़ा क्रांतिकारी संगठन है, तो उनके साथ काम करना पड़े, इसलिए वो नागपुर छोड़ के कोलकाता गए थे। और उसके बारे में जो पुराने क्रांतिकारी लोग, तो काफी की मृत्यु हो गई, लेकिन एक त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारी थे जो विभाजन के बाद बांग्लादेश चले गए थे। उन्होंने अपने मृत्यु के पहले एक साक्षात्कार दिया था एक बांग्ला अखबार को, उसमें बोला था, अरे डॉक्टर हेडगेवार तो हमारा बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। तो इसलिए वहां वो अनुशीलन समिति में डॉक्टर साहब सक्रिय थे। और सुभाष बाबू को उनका पता वहीं से चला था कि सुभाष बाबू बाद में उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले उनसे मिलने आए थे कि आपका जो ये संगठन है वो, और मिल करके और हम आज़ादी का डायरेक्ट लड़ाई अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़े। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तो हमने संगठन बना लिया है, स्वयंसेवक चाहे तो भाग ले सकते हैं, मुझे उसमें डायरेक्ट हमारा संगठन भाग नहीं लेगा। देखिए, संघ की स्थापना के पहले डॉक्टर हेडगेवार 2 बार जेल गए थे, लेकिन उसमें एक की चर्चा मैं करूंगा। जो 1919 और 20 का असहयोग आंदोलन जब गांधी जी के नेतृत्व में छिड़ा, उस समय डॉक्टर हेडगेवार विदर्भ प्रांत के कांग्रेस के संयुक्त सचिव थे, उस नाते वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने भी उसमें भाग लिया, वो जबरदस्त भाषण उन्होंने दिया, उस भाषण के कारण उन पर आरोप लगा राष्ट्रद्रोह का, फिर वो जेल गए और लंबे समय जेल में रहना पड़ा। असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन उनको जेल में रहना पड़ा। 1921 में वो निकल के आए हैं जेल से, उसके बाद संघ की स्थापना की। लेकिन 1915 में जब वो लौट के आ गए थे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने वर्धा के एक गंगा जी कहा जाता है, उनके साथ मिलके क्रांतिकारी एक दल बनाया था और बहुत ट्रेनिंग देके कहा था कि 40 क्रांतिकारी करीब तैयार किए थे, उनको अलग अलग जगहों पर भेजा था। लेकिन संघ की स्थापना के बाद जो 1932 में जो सविनय जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, तो डॉक्टर हेडगेवार उसमें स्वयं भाग लेना चाहते थे,
लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने, चूंकि संघ डायरेक्ट भाग नहीं लेता, इसलिए उन्होंने सरसंघचालक पद से पहले त्याग पत्र दिया। उसके बाद वो कुछ स्वयंसेवकों के साथ उस सत्याग्रह में भाग हुए, उनको जेल है। तो ये सब वहां के रिकॉर्ड में मिलता है। जो आप जाएंगे तो वहां नागपुर के जेल के रिकॉर्ड में, बाकी वहां वो सब रिकॉर्ड में मिलता है। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जो उस समय की खुफिया रिपोर्टें हैं वो भी अब निकाली गई हैं, निकल के आ गई हैं, और उसके लेखन का काम हो रहा है। उसमें उनको बहुत बड़ा क्रांतिकारी और अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को भड़काने वाला घोषित किया है, और इनसे सतर्क रहो, इनके पीछे हमेशा जो है वो पड़े रहते थे। तो लेकिन अब 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो गई है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, उसमें पूरे देश में जहां जहां स्वयंसेवक थे, सबने अपने स्तर पर भाग लिया। जैसे दिल्ली में लाला हंस राजगुप्ता का जो घर था, वो स्वतंत्रता सेनानियों का घर हो गया था। उनके यहाँ पुलिस वगैरह आसानी से नहीं जाती थी, बहुत सारे छुपने की जगह कैसे हो रहे हैं। जो उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो चला रही थी, उनको चारों ओर से सुरक्षा देने का काम कैसे हो, ये स्वयंसेवकों ने जो है महाराष्ट्र में अपने हाथ में लिया। जो लोग जेल चले गए हैं, सामान्य परिवार के हैं जिनको पकड़ लिया गया, उनके परिवार के खाने पीने की व्यवस्था, ये भी संघ ने जगह जगह अपने हाथ में लिया। दिल्ली में तो पूरा ही एक प्रकार से वो योजना हाथ में थी, और काफी सब यहाँ के लोग जेल में गए। तो ये इसलिए मैं ये स्वीकार नहीं करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका उसमें नहीं थी, लेकिन वो भूमिका ऐसी थी कि सामान्यतः किसी संगठन के रूप में वो काम नहीं कर रहे थे। जो मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस जो था वो कांग्रेस पार्टी उस समय नहीं थी जो आज कर रहे हैं। कांग्रेस एक मंच था जिस पर सभी विचार के लोग उसमें शामिल होकर के और आजादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं उस समय कांग्रेस में थे। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें डॉक्टर हेडगेवार ने उसी समय पूर्ण स्वतंत्रता का एक प्रस्ताव दिया था, जो स्वीकृत नहीं हुआ। उस समय इनकी वो हैसियत भी नहीं थी, केवल संयुक्त सचिव थे प्रांत के, तो वो स्वीकृत नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने वो प्रस्ताव दिया था और इसके पक्ष में काफी लोग खड़े हुए थे। तो ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी ही शामिल थी, अब उसमें राम मनोहर लोहिया भी थे। जिस समय आपको आजादी मिल रही थी, उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिनका कांग्रेस पार्टी जब बाद में बनी उससे कोई लेना देना नहीं रहा। तो इसीलिए मेरा अपना मानना यह है कि आजादी के इतिहास के बारे में लोगों को किसी प्रकार के दुराग्रह से परे हट के सोना चाहिए, परे हट के उसमें भाग लेना चाहिए। 1942 के आंदोलन का केवल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन 3 संगठनों ने विरोध किया था। इसके बाद छोटे बड़े सारे संगठनों का उसमें योगदान था, उसको भी नकारा जाता है हमारे भारत के। तो अभी इतिहास को ठीक से लिखने समझने की जरूरत है, और जिसके हाथ में सत्ता होती है, दुर्भाग्य से उसके पास संसाधन होता है, वो अपने शोध करा के इतिहास लिखवाता है। तो उसमें हमको वो भाग ज्यादा मिलता है जो सामान्यतः जाना जाता है। लेकिन आने वाले समय में वो भाग भी दिखाई देगा जो हमारे पास नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता आंदोलन पर अभी एक पुस्तक आई है, अभी हाल में उन लोगों ने एक पुस्तक प्रकाशित की है, उस पर और भी शोध काम हो रहे हैं और वो लेके आएंगे उसमें। तो आपका ये आकलन है कि जो संघ के भूमिका आज़ादी के इतिहास की उन किताबों में जो देश के बच्चों को पढ़ाई जाती है, अगर नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह इतिहास लिखने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, जिससे ये साबित होता, ये सामने आता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे या परोक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में शामिल था। नहीं, देखिए, भारत में जो है ना 2 प्रकार की धारा हमेशा से रही है, ये हमेशा ध्यान है। एक धारा वो रही है जो हिंदुत्व को, भारत को एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में मानते हुए, और ये मानता था कि एक धर्म से प्रेरणा लेकर के और संघर्ष भी किया जा सकता है, देश का भी निर्माण हो सकता है। उसमें कांग्रेस में भी एक बड़ी धारा थी, मदन मोहन मालवीय से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक धारा थी जो इसके विपरीत चीजें मानती थी, शुरू से ये रहा है। जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, इंग्लैंड से और कहां से पढ़ के आए थे, उसी शिक्षा में बने थे, उनको आप लेफ्टिस्ट भी कह सकते हैं, उनको आप लिबरल उस समय अंग्रेजी में कहा जाता था, वो एक धारा रही है। तो भारत में लेखन का, सत्ता का, एकेडमी का जो ज्यादातर हिस्सा था वो इनके हाथ में था।
तो इसलिए उस धारा को ये महत्व नहीं देते थे। यहां तक कि कांग्रेस में भी उन लोगों ने जो काम किया, क्रांतिकारी जो काली माँ के से प्रेरणा लेके क्रांति के लिए जाते थे, काली माँ का भस्म लगाते थे, उनको भी बहुत महत्व नहीं दिया है। तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि वो इसमें नहीं आया है। लेकिन बहुत अपने इतिहास के अनेक ऐसे ढके हुए पन्ने हैं जो सामने नहीं आया है। मैं एक ही बात कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हुए जो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारत तो आजाद हो जाएगा, अब हमको थोड़े से संघर्ष की जरूरत है, लेकिन आजादी के बाद देश में ईमानदारी से, देशभक्ति की भावना से काम करने वाले लोगों की कमी होती दिख रही है। अंग्रेजों ने जो शिक्षा दी है, इसलिए ऐसे लोगों को तैयार करना आज सबसे बड़ी जरूरत है। आपको यह भी मालूम होगा और देश को भी यह मालूम होगा कि महर्षि अरविंद स्वयं क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति से उनका था। वो भी 1925-26 आते आते धीरे धीरे संन्यास की ओर वो चले गए। उनका भी यही मानना था कि अब अच्छे व्यक्तियों का निर्माण जरूरी है, क्योंकि राजनीति में समाज से छटे हुए लोग आने लगे हैं। तो उस नाते वो स्थापना हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रतिज्ञा होती थी, आज वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब किताब पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक प्रतिज्ञा है स्वयंसेवकों के लिए। एक होता है प्रतिज्ञिक स्वयंसेवक, एक होता है सामान्य स्वयंसेवक। तो उसमें प्रतिज्ञा में यह कहा जाता था कि मैं अपने भारत माँ की मुक्ति के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए स्वयंसेवक बना हूं। तो जब संगठन का में ये प्रतिज्ञा ही थी कि स्वतंत्रता के लिए बना हूं, तो वो स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी कैसे हो सकता है संगठन? ये जो माफीनामे की एक चिट्ठी का विवाद है, जब भी लोग आरएसएस के बारे में चर्चा करते हैं आज़ादी के इतिहास को लेकर, तो कहते हैं ये माफीनामा, इन्होंने माफी मांग ली थी अंग्रेजों से। इस पे नहीं, वो विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आता है। वो संघ से उनका कोई संबंध नहीं था, वो हिंदू महासभा के थे, उनके बारे में आता है। लेकिन उनके बारे में भी ये बहुत गलत भाव फैलाया जा रहा है। अपने देश में बहुत समस्या है कि एक समय किसी महापुरुष ने अगर स्ट्रेटेजिकली कुछ काम किया है, भारत में एक भी ऐसा क्रांतिकारी नहीं है जिसको एक साथ 2 काले पानी की सजा हुई हो। विनायक दामोदर सावरकर को 2 काले पानी की सजा हुई है। और आज भी वहां जाएंगे, जब आप अगर अंडमान निकोबार उस जगह वो जेल को देखने जाएंगे, तो उसमें उनके भाई भी उसी में जेल में थे, उन दोनों को पता नहीं था। देखिए, किसी के विचार से असहमत होना एक बात आती है कि आप विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन उनका जो बलिदान था इतिहास, उसको नकारना, उस समय एक था कि भाई अगर ये लिख के दे दिया जाए, बाहर निकल जाएंगे तो फिर से काम करेंगे। तो वो एक स्ट्रेटेजी थी उस समय बाहर निकलने का, और एक आम फॉर्म होता था। वो ये नहीं था कि कोई अलग से लिखा, एक आम जो है वो फॉर्म होता था जिस पर बहुत सारे लोग भर के निकलते थे और बाहर आके फिर काम करते थे। भाई एक आदमी, आप सोचो, जो आदमी लंदन में बैठ करके और उधम सिंह जैसे आदमी को उत्प्रेरित कर देता है कि गोली मारो डायर को, और वहां क्रांति कर देता है, जिसको आप समुद्र में लाद के ले जा रहा है, अंग्रेजों की फौज के बीच से वो समुद्र में कूद जाता है और तैरते हुए फ्रांस की सीमा में भाग जाता है कि मैं बच जाऊं। अपने पूरे जेल के समय जो जहां लिखने की जरूरत नहीं है, दीवालों पर लिख लिख के याद करके, और ये 2500 पुस्तक जो है जो आदमी रच देता होगा, वो कोई सामान्य इंसान थोड़े रहा होगा। अब वैचारिक रूप से आप उससे असहमत होइए, लेकिन उसके योगदान को न करना गलत है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उसके किसी स्वयंसेवक ने या उसके किसी नेता ने कभी कोई माफीनामा लिख के बाहर आया हो। वो केवल सावरकर जी के बारे में कहा जाता है। तो जो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग एक तरह से कहें, जो वहाँ से ये प्रेरणा लेती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी ये फुल टर्म पूरी करने वाली दूसरी सरकार मोदी जी की होगी। इससे पहले वो वाजपेयी जी की एक सरकार रह चुकी है, जिसने अपने इच्छा से समय से थोड़ा सा पहले चुनाव करवाया। तो ये 2 सरकारों के दौरान आज़ादी के इतिहास में आरएसएस के जो दबे हुए पन्ने हैं, जो कहानियाँ दबी हुई हैं, जो हीरो दबे हुए हैं, उनको उभार कर बाहर लाने की ये जो एक मिथ्या है या जो ये भ्रम है कि आरएसएस आज़ादी के इतिहास में था या नहीं था, ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कोई प्रयास ठोस तौर पे हुआ हो, जिससे एकेडमिया और फिर देश के बच्चों को इतिहास की किताबों में वो चीज़ें मिले? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जो संघ के कार्यकर्ता होते हैं ना देश भर में, वो इसकी फिक्र नहीं करते। मैंने जो देखा है उनसे मिलके, उनको अपने आप पर विश्वास है कि हम लोगों ने देश का काम किया है, अच्छा किया है। बाकी वो ये जो राजनीति है ना, सारी समस्या राजनीति ही पैदा करती है। जिस राजनीतिक दल से आप उम्मीद कर रहे हैं, देखिए ऐसा है कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे ये नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, सच तो यही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर इन सरकारों में कोई काम हुआ ही नहीं।
तो आप क्या उम्मीद करते हैं, इतने दबाव होता है। और मैं ये भी मानता हूं कि सरकारी स्तर पर इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्तर पर प्रयास करके इतिहास लेखन का जो काम कर रहा है वो ज्यादा मान्य होगा, बशर्ते कि सरकारी स्तर पर एक पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए कि कांग्रेस जो है वो इतिहास समिति बनाए करे। वैसे संघ का एक इतिहास संकलन समिति नाम का संगठन भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो अलग तरीके से पूरे देश का इतिहास लेखन का काम कर रही है, जिसमें शायद ये चैप्टर भी आए भविष्य में। धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। हम इस तरह के फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए इन खबर के पेज पर। धन्यवाद।